पढ़ेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सीरीज ऑफ रेडियल कर्व्ड वेन्स। ठीक है, अभी तक जितने भी वीडियोस पहले में पढ़े हैं उसमें क्या होता था, जो वेन्स जो था वो स्ट्रेट लाइन पे फॉलो करता था। ठीक है, और वहाँ पर वेन जो होता था वो सिंगल हुआ करता था। अभी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सीरीज़ है माने कि एक से ज़्यादा ना वेन्स की बात हो रही है और रेडियल कर्व्ड वेन्स है। ठीक है, रेडियल कर्व्ड वेन्स है, सीरीज में है और रेडियल कर्व्ड वेन्स में है। पहले में जितना भी पढ़े हैं उसमें एक सिंगल वेन होता था और वो स्ट्रेट लाइन पे चलता था। इस कारण वहाँ पर हम लोग जब पढ़े थे तो एक्सटर्नल फोर्स की जब बात करते थे तो dp/dt की बात करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर मोशन हुआ करता था, स्ट्रेट लाइन पे जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये रोटेशनल की बात होगी। यहाँ पर रोटेशनल की जहाँ भी बात होती है तब हम लोग इंजीनियरिंग प्रिपरेशन में पढ़े थे, तो बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में जब हम क्यों इससे थ्योरी में क्या हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो एक्सटर्नल टॉर्क हम लोग पढ़ते थे जब रोटेशनल मोशन होता था, वो क्या होता था, एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ करता था, di/dt। जहाँ पर आई का क्या होता था, आई होता था आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। पी क्या होता था, पी होता था मास इनटू वेलोसिटी, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसीलिए देखो मान लो कोई सर्कल था होता था तो उसमें एक मास m है, वो रोटेट मान लो कर रहा है v वेलोसिटी से, और ये r सेंटर से r दूरी पर रहता था और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो ये हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम निकालते थे तो क्या रखते थे, r क्रॉस p लिखते थे, आर एम बी, और क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा लगता था। साइन यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 क्या हो जाता था, 1 हो जाता था, जिसके कारण एम भी आर आ जाता था। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम, इसी को हम लोग अभी इससे थ्योरी में ये अप्लाई होने वाला है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का। चलो, और एक बात और जान लो कि हम लोग जानते थे कि लीनियर मोशन में यू की बात होती थी और यू की बात होती है, और जब भी रोटेशनल मोशन में किसकी बात होती है, ओमेगा की बात होती है, ओमेगा। और यू और ओमेगा में एक रिलेशन हुआ करता था, आपको पता होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई चीज़ वो v से मूव कर रहा है r से, और ये इसका ये ओमेगा से ये रोटेट हो रहा है, तो लिखते थे ना v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये लिखते थे ना। चलो, ये हो गया, ये बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है इस थ्योरी को आगे बढ़ने के लिए। अब हम लोग आते हैं हमारा इस पे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सीरीज ऑफ कर्व्ड ऑफ रेडियल कर्व्ड वेन्स। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले आखिर ये रेडियल कर्व्ड वेन्स होता क्या है। ठीक है, रेडियल कर्व्ड वेन्स क्या होता है कि अगर मान लो कि एक वेन है, इस तरीक़ा से है, ठीक है, इस तरीक़ा से, अब वो ओरिजिन से इसका इनलेट ए और बी आउटलेट दोनों का जब रेडियस सेम है तो ये तुम्हारा रेडियल कर्व्ड वेन्स में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा कर्व्ड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ मान लो ओरिजिन है, ठीक है, तो ये ए हो गया इनलेट और बी हो गया आउटलेट। तो इनलेट का रेडियस और आउटलेट का रेडियस जब अलग रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक रेडियल कर्व्ड वेन्स है। ठीक है, रेडियल कर्व्ड वेन्स है। और रेडियल कर्व्ड वेन्स में क्या है कि जो वेलोसिटी रहेगा, अब देखो ये रेडियल कर्व्ड वेन्स हो गया। अब देखो यहाँ सीरीज ऑफ रेडियल कर्व्ड वेन्स है। जब यहाँ सीरीज ऑफ रेडियल कर्व्ड वेन्स है तो वेन्स जो तुम्हारा आप ऐसे रहेगा, आगे एक ऐसे रहेगा, तो ये क्या, इसको इसको है ना फिक्स करने के लिए आपको कुछ तो व्हील लगाना पड़ेगा ना, तो इसको ऐसे करके लगा देते हैं और इसको ऐसे करके लगा देते हैं। ठीक है ना, ये व्हील, और ये यहाँ कहीं ओरिजिन से ये रोटेट करना चालू करता है। इसको हम लोग बोलेंगे कि मान लो यहाँ पर ये है और ये R2, ये R1 बोल देंगे इसको, और इसको R2 बोल देंगे। ठीक है ना, यानी बेसिकली ये R1 है, ये भी यहाँ पे भी इसका यहाँ से दूरी है ना R1 है, इसका भी R1 है, ठीक है, R1 है, और इसका R2 है यहाँ से, और इसका भी यहाँ से R2 है। ठीक है ना, ऐसे है। ठीक है, तो अभी क्या है तुम्हारा कि जो हमारा ये वेन हुआ, ये जो वेन हुआ तुम्हारा इस तरीक़ा से, ठीक है, यहाँ ओरिजिन से, ठीक है ना, ओरिजिन से, तो ये तुम्हारा R1 जो हुआ और ये तुम्हारा R2 जो हुआ, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो ये व्हील है ना, ये व्हील ऐसे व्हील जाएगा, ये व्हील ऐसे जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ये इनलेट है, हमेशा क्या करना है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है ना, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। उसी तरह से इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है ना, टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है।
अभी यहाँ पर जो भी ए पर जो पॉइंट है, ए पॉइंट है, यहाँ पर इसका जो स्पीड होगा वो होगा u1 होगा, ठीक है, इस पॉइंट ए का u1 होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बी पे जो पॉइंट है इसका ये होगा u2 होगा, और ये अगर ये ओमेगा इधर रोटेट कर रहा है ये हो जाएगा u2, ठीक है ना, u2। अब हमारा अगर ये ओमेगा है तो u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r1, क्योंकि यहाँ से यहाँ दूरी क्या है r1 है, r1 ओमेगा। उसी तरह से यहाँ पे दूरी r2 है ना, r2 है, तो u2 इज इक्वल टू हो जाएगा r2 ओमेगा। यानी कि देखो क्या हुआ, यहाँ देखो पढ़ो, फॉर अ रेडियल कर्व्ड वेन द रेडियस ऑफ द वेन एट इनलेट एंड आउटलेट इज डिफरेंट। देखो इनलेट पर और आउटलेट पर रेडियस अलग हो गया, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये जो तुम्हारा वेन है वो तुम्हारा इक्वल रेडियस पे नहीं है, ठीक है ना, फ्रॉम द ओरिजिन, एंड हेंस द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियल वेन, ठीक है ना, इस रेडियल वेन का टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये जो दो टेंजेंट पे है ना वेलोसिटी, इनलेट पर और आउटलेट पे बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा r1 ओमेगा, क्यों, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या हो रहा है कि देखो द जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक्स द वेन एंड द व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग एट एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। यानी कि वाटर जब स्ट्राइक करेगा तो इसको ऑब्वियस है कि वेन को है ना रोटेट करना स्टार्ट करवाएगा, व्हील पर है ना वेन्स लगा हुआ है वो रोटेट होने लगेगा, तो वो क्या हो रहा है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से वो रोटेट हो रहा है, जो उसका वैल्यू क्या है ओमेगा है, यही ओमेगा से वो रोटेट होना चालू हो जाएगा। चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ देखेंगे, देखो यही यहाँ पर हमारा क्या है कि ये देखो ये एक व्हील हो गया ये, और ये सारे सब वेन्स हो गए, ये वेन्स हैं, ठीक है ना, ये वेन्स हैं। और ये देखो इनलेट बी जो है हमारा, बी पॉइंट जो है हमारा इनलेट हो गया है, ये इनलेट है, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा ई पॉइंट पे तुम्हारा क्या बोला, ये क्या है आउटलेट है, ये आउटलेट हो गया है, ठीक है ना, इनलेट है आउटलेट है। और इनलेट पे जो ये रेडियस है वो r1 है, और आउटलेट पे जो रेडियस है वो r2 है, और ये ओमेगा से ये जो है ओमेगा से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। और इनलेट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना, पॉइंट बी पर इस वेन का इनलेट पर वेन का जो स्पीड है वो क्या है u1 इज इक्वल टू ओमेगा r1 है, और u2 इस ई पर ई पॉइंट पर u2 ओमेगा r2 होगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारा आएगा कि देखो जहाँ भी सीरीज ऑफ वेन्स की बात होगी, जहाँ सीरीज ऑफ वेन्स की बात होगी वहाँ पर जहाँ भी सीरीज लग गया, मैंने सिंगल नहीं है एक से ज़्यादा हो गया, वहाँ पे जो वाटर का मास रेट होगा, मास रेट ऑफ वाटर, जेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, वो होगा रो ए v1, ठीक है ना, v1 होगा। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है ना, जैसे हम पिछला वीडियो में भी बताए हैं वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि बार बार वेन जो है एक नया वेन है ना उस पॉइंट पर आ जा रहा है, आ जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल वेन है वो आगे जा रहा है आगे जा रहा है, नहीं, जो पॉइंट पर जो वेन है वो वेन है जैसे ही मूव कर रहा है उसके जगह पे फिर एक नया वेन आ जा रहा है, जिसके कारण जो मास ऑफ वाटर जेट है वो है ना स्ट्राइक जो करेगा वो हमेशा v1 वेलोसिटी से ही उसको हिट करते रहेगा, वो उसको हिट करते रहेगा, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए मास रेट ऑफ ए जेट ऑफ वाटर रो ए v1 ही लेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये हो गया the mass of water stacking per second for a series of vents is equal to mass of water coming out from the nozzle per second is equal to rho AV1। अभी रो AV1 कैसे आया, ये बहुत ईजी, अब बहुत सारे वीडियोस में बताएं, अब तक तो आप लोग कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि ये आता कैसे है। चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हमारा जो पॉइंट मिल गया है ये अब हमको निकालना है, बेसिकली इसमें हमारा टास्क क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क हमको निकालना है, ठीक है ना। एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, तो एक्सटर्नल टॉर्क हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब हो गया कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है ना, यही हो रही है ना, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे, तो पहले हम लोग निकालते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इनलेट पर क्या है, इनलेट पर एंगुलर मोमेंटम क्या है, इनलेट पर एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है, ठीक है। तो इनलेट पर एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो सबसे पहले इनलेट पर हम लोग उसका वेलोसिटी डायग्राम बनाना जानेंगे कि कैसे बनेगा,
ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी तो हम लोग इनलेट पर बनाते हैं उसका वेलोसिटी डायग्राम। तो ये हो गया व्हील हो गया, ठीक है। ये इस पर ऐसे करके ये वेन हो गया, ठीक है, वेन हो गया। इस पर एक ये टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर दिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब देखो ये तुम्हारा ऐसे, अभी मान लो V1 हिट करेगा, ठीक है, तो ये हिट किया V1, ठीक है। और ये रिलेटिव वेलोसिटी से जब भी वो इंटर करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी से इंटर करेगा वाटर, ठीक है। अभी देखो ये तो ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, यू तो तुम्हारा इधर है U1, ठीक है, तो U1 तो इधर होगा तुम्हारा, ठीक है। अभी जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू V1 माइनस U1 होगा, ठीक है। तो अभी आप है ना VR1 प्लस U1 इज इक्वल टू V1 लिख लोगे, तो VR1 U1 प्लस VR1 कर दिए इज इक्वल टू V1 हो गया। अभी देखो क्या है, तो V1 के साथ जो एंगल लगता है और टेंजेंट के साथ, ये जो तुम्हारा टेंजेंट हो गया, इसके पैरेलल हो गया, ये हो गया अल्फ़ा। अल्फ़ा किसको गया, अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, गाइड ब्लेड एंगल है, ठीक है ना, गाइड ब्लेड एंगल है। अब क्या हो गया कि ये V1 का हम लोग कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो V1 का कंपोनेंट जब तोड़ेंगे, ये देखो ये बात हो रहा है इनलेट की बात हो रही है, ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ पे शो किया है B, इसलिए मैंने भी यहाँ B लिख दिया, इनलेट की बात हो रही है। तो V1 का जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो V1 तोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा। अभी देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे करते हैं ना। अब यहाँ पर इतना आ गया, तो यहाँ से यहाँ हो गया V1 कॉस अल्फ़ा, ठीक है, V1 कॉस अल्फ़ा। तो हमको पता है जो V1 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग वर्ल्ड वेलोसिटी बोलते हैं, तो इसको VW लिख लेते हैं, वर्ल्ड वेलोसिटी बोलते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख दिए। और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग फ्लो वेलोसिटी बोलते हैं, तो VF लिख लेते हैं, फ्लो वेलोसिटी बोलते हैं, फ्लो वेलोसिटी बोलते हैं। और फ्लो वेलोसिटी क्या होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे V1 साइन अल्फ़ा, ये हो जाता है। और रिलेटिव वेलोसिटी, जो हमारा ये रिलेटिव वेलोसिटी और जो हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन है उससे जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेन एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किस चीज़ से, थीटा से, ठीक है ना, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है ना इनलेट वेलोसिटी डायग्राम हो गया, ठीक है ना, जिसको हम फिर से थोड़ा क्लियरली बना देते हैं। क्या है इसमें, क्या है कि ये V1 हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा है ना U1 हो जाएगा, ठीक है, V1 U1 ये तो रहेगा ही। अब देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी से VR1 हो गया, ठीक है। अब हम इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे V1 का, तो यहाँ से यहाँ आएगा V1, ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है ना, गाइड ब्लेड एंगल V1 कॉस अल्फ़ा हो गया, यानी कि इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ा हमको। ये देखो ये तुम्हारा वर्ल्ड वेलोसिटी है, ये तुम्हारा फ्लो वेलोसिटी है, ये तुम्हारा V1 साइन अल्फ़ा। और रिलेटिव वेलोसिटी और टेंजेंट के बीच में एंगल होता है तुम्हारा क्या, थीटा, जिसको बोलते हैं हम लोग वेन एंगल, ठीक है। ये बन गया। अब ये बन गया, अब हम यहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे इनलेट पर। एंगुलर मोमेंटम इनलेट पर क्या होगा तुम्हारा, मास रेट, ठीक है, ये होगा V टेंजेंशियल और R रेडियस, MVR यही होता है ना, V1 R टेंजेंशियल ही होता है। तो मास रेट तो जानते हैं हम लोग क्या होता है, ρ(a)V1, ये तो हो गया, ρ(a)V1 हो गया। अब हमारा क्या हो गया, V1 टेंजेंशियल, V1 ये जो V1 है उसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, वर्ल्ड वेलोसिटी है ना, VW1 ये है, ठीक है। और ये देखो क्या है, ये जब रोटेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। और इसका डायरेक्शन जो देखो वो ये VW1 का वो इस डायरेक्शन में, माने जिस डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वर्ल्ड वेलोसिटी है, ठीक है। इसी कारण VW1 पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है ना, VW1 ले लेंगे, ठीक है। और R क्या हो जाएगा, R यहाँ से यहाँ क्या था बाबू, R से R था यहाँ पे R1 था ना, R1 देखो यहाँ पे R1 है, ये R1 है ना, देखो R1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे R1 लिए, तो ये तुम्हारा इनलेट पे निकल गया। अब आ जाते हैं हम लोग आउटलेट पे। आउटलेट पे क्या होगा, देखो ये आउटलेट को जानना बहुत ज़रूरी है। आउटलेट में तुम्हारा 3 कंडीशन आएगा, 3 कंडीशन,
तीन कंडीशन, और तीन कंडीशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बीटा पे डिपेंड करेगा कि बीटा हमारा पहला क्या एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा आपको, बीटा से ही पता चलेगा कि है ना आउटलेट का वेलोसिटी डायग्राम क्या होगा, आउटलेट का वेलोसिटी डायग्राम कैसा बनेगा, वो आपको बीटा पे ही समझ में आएगा। बीटा क्या हो गया हमारा, बीटा हो गया गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट। ठीक है ना, गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट, बीटा हमारा है गाइड ब्लेड एंगल एट आउटलेट, इसी से हमको पता चलेगा। दूसरा आपको होगा तुम्हारा आएगा कि ये क्या राइट एंगल पे निकल जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल पे क्या निकल जा रहा है, जिसको बोलेंगे कि हम रेडियल डिस्चार्ज, रेडियल डिस्चार्ज। ठीक है ना, या थर्ड हो जाएगा क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ये तीन जो कंडीशन रहेगा, ये आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने में ही मदद करने वाला है कि कैसा बनेगा। इनलेट वेलोसिटी आप है ना बना दीजिएगा कि अच्छा ऐसा है, अल्फ़ा थीटा ऐसा बन रहा है, वो ईजिली बन जाएगा। लेकिन आउटलेट के लिए आपको बीटा के बारे में जानना जरूरी होता है कि बीटा बुक में क्वेश्चंस में देख देता है कि बीटा क्या रहेगा। ठीक है ना, तो चलो हम लोग है ना पहला केस देखेंगे। पहला केस देखेंगे कि वो एक्यूट एंगल के लिए देखेंगे कि अगर एक्यूट एंगल रहता है तो कैसा कैसा है ना वेलोसिटी डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेन हो गया। देखो वेन हो गया तो जब भी पानी है ना निकलेगा वाटर, वो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, याद रखना वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी से वो बाहर निकल जाता है। इनलेट भी करता है तो रिलेटिव वेलोसिटी से ही वो इनलेट इन भी करता है। ठीक है ना, इन करता है। तो इनसे तो हम लोग देख चुके हैं, अब आउटलेट देखना है। जब आउटलेट देखना है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से निकल गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो हमारा ये इस तरह से व्हील था, ये व्हील था ना ऐसे, तो यहाँ पे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट तो ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। ठीक है ना, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। अब टेंजेंट ड्रॉ कर लिए तो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, अब हमारा क्या हो गया, VR2 हो गया। अब हमारा जो U2 है, अभी ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा ओमेगा इधर घूम रहा था। ठीक है, ओमेगा इधर घूम रहा था, और ये तुम्हारा था R2 था। ठीक है ना, R2 था, R2 था, तो ये तुम्हारा U2 था। U2 इज इक्वल टू क्या था, R2 ओमेगा। ठीक है, अब हमारा U2 तो इधर जा रहा है, ये U2 जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा U2 तो इधर जा रहा है। ठीक है, अब U2 इधर जा रहा है। अब हमारा बीटा, अब मेरा यहाँ पर, अब पता है VR2 रिलेटिव वेलोसिटी से जो एंगल बनाता है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ फाई हो गया ये। ठीक है, इनलेट पे थीटा, इनलेट पे हम लोग है ना थीटा यूज़ करते हैं, आउटलेट पे हम लोग फाई यूज़ करते हैं। ठीक है, वेन एंगल गाइड ब्लेड एंगल के लिए इनलेट पे अल्फ़ा यूज़ करेंगे और आउटलेट के लिए बीटा। तो आउटलेट पे जो बीटा है गाइड ब्लेड एंगल, वो है ना अगर एक्यूट रहता है, ठीक है ना, और हमेशा जो एंगल लेते हैं, हमेशा जो एंगल लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं टेंजेंट से। ठीक है ना, जैसे अभी देखो, अब यहाँ पे, अब इसको लाइन को खींच दिए, इसके पैरेलल, सॉरी इसके पैरेलल ही ये लाइन रहेगा। ठीक है ना, इसके पैरेलल ये लाइन है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये तुम्हारा थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं। ठीक है ना, आउटलेट पे। ठीक है, ये तुम्हारा VR2 हो गया, हमारा ये U2 हो गया। ठीक है, U2 हो गया। ठीक है, अब हमारा तुम्हारा ये जो रहेगा ये इस तरीक़ा से। ठीक है, और ये तुम्हारा टेंजेंट था ऐसे, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगा बीटा, ये तुम्हारा है ना, ये V2 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया क्या, ये फाई हो गया। ठीक है, फाई हो गया वेन एंगल। अब ये बीटा अगर 90 डिग्री से कम है, ठीक है, बीटा अगर 90 डिग्री से कम है, तो ये जो V2 है, ये V2 है वो तुम्हारा ये यहाँ पर आएगा, अंदर आएगा। ठीक है, और इसका जो कंपोनेंट टूटेगा वो यहाँ टूटेगा। ठीक है, V2 आएगा यहाँ पे तुम्हारा साइन बीटा, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लो वेलोसिटी VF2,
और यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, V2 cos बीटा इज इक्वल टू वर्ल्ड वेलोसिटी VW2, और यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या रहेगा, U2 रहेगा। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना है तुमको कि देखो ये V2 जो है हमारा, ये यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। तो इसका जो हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वो यहाँ पर आएगा ना ऐसा, VW2 ये यहाँ आ रहा है, इतना आ रहा है। भले ही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है ना VW2 होगा, लेकिन बेसिकली ये VW2 इधर आ रहा है। और तो जो लेकिन तुम्हारा जो ये रोटेट हो रहा था वो रोटेट हो रहा है इस साइड में ना, ओमेगा इधर, तुम्हारा U2 भी है ना, देखो U2 का डायरेक्शन भी इधर है, लेकिन वर्ल्ड वेलोसिटी इधर आ रहा है। इसी कारण तुम्हारा जब बीटा तुम्हारा एक्यूट एंगल रहता है तो तुम्हारा वर्ल्ड वेलोसिटी जो है आउटलेट पर वो निगेटिव होता है, ठीक है ना, वो निगेटिव रहेगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है, निगेटिव रहेगा। चलो ये तो हो गया पहला केस तुम्हारा। अब दूसरा केस में आते हैं, अगर वो दूसरा केस में देखते हैं कि अगर ये राइट एंगल रहता है बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर रहता है, अगर 90 डिग्री, उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में क्या होगा कि तुम्हारा VR2 तो सेकंड केस है, VR2 तो इधर निकल ही जाएगा आराम से, बिल्कुल निकल जाएगा। अब क्या है, तुम्हारा सीधा निकल जाएगा, ये तुम्हारा U2 होगा, ठीक है। और अब है ना V2 क्या होगा, V2 सीधा निकल जाएगा, है ना, सीधा निकल जाएगा। क्यों सीधा निकल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जो बीटा है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अभी तो अगर यहाँ रहता है ऐसा बीटा अगर यहाँ रहता तो कुछ एंगल होता ना, अब सीधा बिल्कुल यहीं पर आ गया है सीधा ऐसे, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो। और वैसे बोले थे टेंजेंट से दिखना है ना, टेंजेंट से एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं 90 डिग्री, तो क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे बनेगा इसका डायग्राम, जो सेकंड केस में बीटा जब 90 डिग्री रहेगा तो उस केस में बनेगा VR2 V2 U2, ठीक है ना, U2। और यही V2 जो है ये फ्लो वेलोसिटी के बराबर होगा VF2, और यहाँ पे वर्ल्ड वेलोसिटी क्या हो गया, अब इसका V2 का तो कंपोनेंट है ना, आपको हॉरिजॉन्टली मिला ही नहीं, तो वर्ल्ड वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है ना, वर्ल्ड वेलोसिटी 0 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड केस में क्या है तुम्हारा, अगर बीटा जो है ऑब्ट्यूज रहता है तो उस केस में क्या होगा, देखो VR2 तो इधर ही निकलेगा हमेशा, ठीक है। अब ये जो U2 है ये कितना दूर तक जाएगा वो पता नहीं है, ठीक है ना, कहाँ तक जाएगा। अभी क्या है कि बोल रहा है कि बीटा ऑब्ट्यूज रहे, तो बीटा जब ऑब्ट्यूज रहे तो यहाँ पे जो ये टेंजेंट ड्रॉ किए हम यहाँ पे टेंजेंट, तो उसी तरह से ये भी इसके पैरेलल ही रहता है, ये पैरेलल रहेगा। तो ये U2 कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं, वो डिपेंड करेगा बीटा पे। तो बीटा बोला कि हमारा ये जो है ये बीटा वो ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है। अगर यहाँ रहता है तो 90 डिग्री, अगर अंदर रहता तो एक्यूट हो जाता बीटा एक्यूट रहता, यहाँ 90 डिग्री रहता और यहाँ पर ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है, यहाँ ऑब्ट्यूज हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस केस में यहाँ ऑब्ट्यूज है, तो अब ऑब्ट्यूज है तो यहाँ पर हम इसका एंटी क्लॉकवाइज लिया है ऐसे बीटा, ठीक है। तो बीटा का अब हम ये हमारा V2 हो गया यहाँ से यहाँ, यानी कि U2 हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जाएगा U2। यानी U2 देखो कहाँ से कहाँ, एक बार यहाँ से यहाँ गया, एक बार यहाँ से यहाँ गया, एक बार यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना, ये एक्यूट में गया, ये तुम्हारा राइट एंगल में गया, यहाँ ऑब्ट्यूज में गया, ठीक है ना, यहाँ ऑब्ट्यूज में गया। तो यहाँ पर हमारा ये यहाँ से यहाँ U2 हो गया। अब V2 का कंपोनेंट देखेंगे, तो यहाँ देखो V2 यहाँ से यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ U2 हो गया, अब V2 क्या हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया V2 cos बीटा इज इक्वल टू VW2, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया VF2, यहाँ से यहाँ, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने में ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। और बीटा एक्यूट है, राइट एंगल मीन्स कि रेडियल डिस्चार्ज हो रहा है, बीटा ऑब्ट्यूज है, वो इसी पर
पता रहेगा तभी जाके आपको आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम बन पाएगा, ठीक है ना। और उसके अनुसार ही आपको टॉर्क का वैल्यू, वर्क डन का वेलोसिटी, एफिशिएंसी क्या आ रहा है वो पता चल पाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि V2 अब अगर है ना ऑब्ट्यूज रहेगा तो यहाँ से यहाँ वर्ल्ड वेलोसिटी को लेंगे, ठीक है ना। उसके अनुसार हम लोग फिर U2 माइनस VW2 जो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार उसको हम लोग बनाएंगे। चलो, आउटलेट पे तो वेलोसिटी डायग्राम मिल गया। अब आउटलेट पे वेलोसिटी डायग्राम मिल गया तो हम मान लेते हैं कि जो एंगल था हमारा वो क्या था, जब एक्यूट रहता तो हमको आउटलेट पे एंगुलर एंगुलर मोमेंटम क्या मिलता, आउटलेट पे मिलता ρ(a)(v1), ठीक है ना, VW1 सॉरी VW2 और R2। और यहाँ पे देखो ये एक्यूट एंगल है तो इसी कारण यहाँ पे माइनस आता। अच्छा, मान लो ऑब्ट्यूज रहता तो क्या होता, आई आउटलेट पे क्या रहता, ρ(a)(v1) VW2 R2 मिलता, प्लस में मिलता, ठीक है। अगर मान लो कि रेडियल डिस्चार्ज रहता तो एंगुलर मोमेंटम आउटलेट पे क्या मिलता, तो ρ(a)(v1), अब वर्ल्ड वेलोसिटी तो ज़ीरो था और R2 तो ये क्या होता है, ज़ीरो मिलता, ठीक है ना, ज़ीरो मिलता। ये हो गया यहाँ से। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग तीनों सिचुएशन देख चुके हैं, एक्यूट, रेडियल और ऑब्ट्यूज में क्या होगा। अब हम आ जाते हैं टॉर्क में। तो टॉर्क हम जानते हैं क्या होता है, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम करेंगे, आई इनिशियल माइनस आई फाइनल, ठीक है ना, आई फाइनल करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या आता है, ρ(a)(v1) VW1 R1 माइनस, कब, एक्यूट एंगल में, एक्यूट एंगल में आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ρ(a)(v1) फाइनल एंगुलर मोमेंटम VW2 R2, तो क्या हो जाएगा, ρ(a)(v1) VW1 R1 प्लस VW2 R2, ठीक है। अगर यहीं पर है तो ये तो एक्यूट में था ना। अब हम मान लो कि ये तुम्हारा ऑब्ट्यूज रहता तो उस केस में क्या आ जाता है, टॉर्क हो जाता है ρ(a)(v1) VW1 R1 माइनस VW2 R2 हो जाता। और वही मान लो रेडियल रहता तो वर्ल्ड वेलोसिटी आउटलेट VW2 तो ज़ीरो हो जाता, तो ρ(a)(v1) VW1 R1 ही केवल रह जाता, है ना। ये सब केस हमें है ना आता। यानी कि हमको क्या, तुम लोग देखे कि आउटलेट पर जो बीटा है गाइड बेड एंगल, उसका बहुत क्रिटिकल रोल है पता लगाने के लिए वेलोसिटी डायग्राम फाइनली क्या बनने वाला है और टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, इसीलिए, ठीक है। अब हम इतना कुछ तो जान गए। अब हम लोग आ जाते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए रेडियल कर्व्ड वेन्स। तो एफिशिएंसी पता है कि लॉस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी होता है, या वर्क डन पर सेकेंड, कि आखिर उसने जितना उसको एनर्जी दिया गया और उसने उस एनर्जी को यूज़ करने के बाद उसने कितना वर्क किया, ठीक है। तो वर्क तो हम लोग निकाल दे चुके हैं। अच्छा हाँ, चलो इससे पहले हमें पता था, तो एफिशिएंसी पहले वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पर सेकेंड बाई जेट ऑफ वाटर ऑन व्हील, वो क्या होगा, तो देखो तो क्या होता है, टॉर्क पढ़े, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरीक़ा से ना लिनियर मोशन में है ना फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी होता था, उसी तरह जब रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है ना, इसी कारण टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो टॉर्क तो आप जानते ही हैं, निकाल ही दिए हो, टॉर्क का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू निकाल चुके हो, बस उसको ओमेगा से है ना मल्टीप्लाई कर देना है ना, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना है, वो वहाँ पे आ जाएगा। अब ओमेगा से मल्टीप्लाई कर, चलो निकाल देते हैं। तो ρ(a)(v1) टॉर्क क्या लिखते हैं, VW1 R1, ठीक है ना, प्लस ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये ले लेते हैं कि एक्यूट एंगल का था VWR2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, तो ρ(a)(v1), अब देखो VW1 R1 ओमेगा क्या होगा U1, क्योंकि है ना U1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा होता है, U2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा होता है, ठीक है।
और यहाँ क्या हो जाएगा VW2U2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकाल दिए वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है ना। देखो वर्क डन पर सेकेंड या पर सेकेंड मत भूलना, पर सेकेंड होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास रेट ले रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर सेकेंड यूज़ करना पड़ा। अगर मास लेते सीधा केवल मास होता तो वर्क डन होता, जो कि हम लोग इस पार्टिकुलरली फ्लूइड में नहीं हो पाता है, ठीक है ना। आपको मास रेट लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल दिए, वर्क डन पर सेकंड भी निकाल दिए। अब हम लोग आ जाते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, वर्क डन निकालें, रो ए V1 VW1 U1 प्लस माइनस ले लेते हैं VW2 U2, यानी कि एक्यूट है ऑब्ट्यूज है क्या है उसके अनुसार ही ले लिए, कैसे होगा, डिवाइडेड बाय, अब है ना कितना काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहा है, पिछला वीडियो में बताया भी है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ जेट, तो V1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा V1 क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे छाटेंगे तो आ जाएगा 2VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2 बाई V1 स्क्वायर, ठीक है। अभी है ना चल के मान के चलते हैं कि है ना, मान लो कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, मीन्स कि है ना जितना भी एनर्जी है वो तुम्हारा वो वर्क ये जो काम करने में, वर्क करने पे है ना, व्हील पे काम करने पे लग रहा है, एनर्जी का एक्स्ट्रा इधर उधर का लॉस नहीं हो रहा है, जिस तरीक़ा से हीट में साउंड में, ये सब कुछ नहीं, खाली केवल है ना जितना एनर्जी हम उसको देख रहे हैं व्हील गोल घुमा दे रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग पता होता है, वर्क डन पढ़े थे हम लोग, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम लोग इंजीनियरिंग प्रोफेशन पढ़े। तो इनिशियल तो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कितना होगा, शुरुआत में हाफ mv1 स्क्वायर होगा, फाइनली V2 स्क्वायर, यही ना वर्क डन किया होगा, हाफ mv1 स्क्वायर m2 और हाफ mv2 स्क्वायर, तो वही यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब मास क्या है, हाफ रो ए V1, ठीक है ना, और ये V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा किसका है, ये तुम्हारा वाटर का है, वाटर का है। ये तुम्हारा वर्क डन किसका हो रहा है, वर्क डन ऑन द व्हील है, ठीक है, ये लिख दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे टोटल है ना एफिशिएंसी के टोटल काइनेटिक एनर्जी जो नीचे लिखेंगे कि कितना है ना टोटल एनर्जी है इनिशियली, तो हाफ रो ए V1 क्यूब था, और ऊपर क्या हो जाएगा, वर्क डन के जगह पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है ना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब ये तो आ गया। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि देखो, फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी V1, शुरुआत में तो V1 वेलोसिटी ही मिलेगा। द एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगा, ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगा, जब V2 मिनिमम होगा। लेकिन V2 जो है ज़ीरो हो नहीं सकता है। अब भाई बाहर जो आपको पानी निकल रहा है, बाहर जो पानी निकल रहा है वो तो नहीं निकलेगा ना अगर V2 ज़ीरो हो जाएगा तो। अगर पानी तो दिए, इनकमिंग दिए और आउटकम है ना निकले नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना। और से ये है ना एफिशिएंसी, ये जो है ना आपको एफिशिएंसी द इक्वेशन है ना देता है, एफिशिएंसी देता है कि क्या एफिशिएंसी होगा। अब देखो, अब हम है ना पहले हम पढ़े थे एफिशिएंसी का, जो हम लोग निकाले थे, ये देखो एफिशिएंसी का निकाले थे, देखो यहाँ पे हम लोग जो एफिशिएंसी का जो ये निकालें, ये एफिशिएंसी, तो इस एफिशिएंसी में तुम देखोगे क्या, 2VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2 डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर, ठीक है। अब इस एफिशिएंसी को मैक्सिमम करना है, ठीक है ना, मैक्सिमम करना है, इस एफिशिएंसी को मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या होगा, ये अगर ये नीचे तो V1 स्क्वायर ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन ऊपर में ये एफिशिएंसी जब भी बढ़ेगा तो ऊपर अगर बढ़ जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो उस केस में अगर हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, अगर एडिशन कर लेंगे तो इस केस में एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यानी कि हमारा बीटा क्या होना चाहिए, वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, है ना। ये जो पॉजिटिव कब आ रहा था, जब ये एक्यूट एंगल हो रहा था, क्यों, क्योंकि है ना VW2 निगेटिव आएगा एक्यूट एंगल में, और फिर है ना हम लोग जो सब्सट्रैक्ट कर रहे थे तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था, इसी कारण एक्यूट एंगल रहेगा जब बीटा, तभी जाकर एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, एक केस हो गया।
अब देखो दूसरा, अब देखो कि अगर वर्ल्ड वेलोसिटी वी डब्ल्यू टू बढ़ जाए, ये वी डब्ल्यू टू बढ़ जाए, वर्ल्ड वेलोसिटी बढ़ जाए, तो वर्ल्ड वेलोसिटी कब बढ़ेगा? आउटलेट पे अगर हम देख रहे थे, ये हमारा VR2 है और हमारा ये एक्यूट एंगल रहता है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल रहता है, ठीक है। तो ये हमारा ये V2 होता था, ये तुम्हारा बीटा होता था। तो ये V2 अगर V2, ठीक है ना, ये V2 अगर ये हमारा होता था फाई होता था, ठीक है ना, हमारा फाई होता था। तो ये V2 अगर हमारा बीटा एक्यूट एंगल हो गया, अगर VR2 देखो हम तुमको दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो देखो पहला तो हो गया कि दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ बीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, और मैक्सिमम एफिशिएंसी होने के लिए वर्ल्ड वेलोसिटी भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। बताएं V W2 मैक्सिमम चाहिए, तो V W2 मैक्सिमम है ना कब होगा? जब है ना बीटा है ना ज़ीरो हो जाए। अब जब बीटा ज़ीरो हो जाए यानी कि VR2 यहाँ पर है, VR2, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा V2 है और ये तुम्हारा बीटा है और ये तुम्हारा फाई है। अब ये अगर है ना, ये वर्ल्ड वेलोसिटी क्या होगा तुम्हारा, हमारा इसी पे कंपोनेंट जो तोड़े थे ना, इस पे कंपोनेंट तोड़े थे, थोड़ा सा और क्लियर बनाना पड़ेगा, ठहर जाओ। ये U2 था, ये VR2 है और ये V2 है, और यहाँ से यहाँ ये एंगल बीटा है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये फाई हो गया। अब ये V2 का तुम्हारा जो कंपोनेंट है, ये टेंजेंट था, यही था ना V2, तो V2 कॉस बीटा हो रहा था, यही वर्ल्ड वेलोसिटी V W2 है। अब ये V W2 है, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। क्यों मैक्सिमम होना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना प्लस V W2 U2 हो रहा था, ठीक है। तो ये प्लस होने के लिए तो एक्यूट एंगल रिस्पॉन्सिबल हो गया कि हमको बीटा है ना एक्यूट एंगल होना चाहिए। अब वर्ल्ड वेलोसिटी को भी अगर मैक्सिमम होना है तो उस केस में क्या होना चाहिए कि ये जो V2 है, ये धीरे 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 ये जो एंगल है, ये जो बीटा है, ये बीटा है, तो ये बीटा आके है ना ये टेंस टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना, तभी ना ये V W2 है ना यहाँ के यहाँ लेट जाएगा, ये यहाँ बढ़ते जाएगा, ये एंगल बढ़ते जाएगा, ये साइड बढ़ते जाएगा, जैसे ये इस पर आके लेट जाएगा। उसका इसमें क्या होगा, फाई भी तो तुम्हारा ना घटेगा ना, ये जो फाई है वो भी घटने लगेगा। देखो दिस इज़ ओनली पॉसिबल अब बीटा इज़ ज़ीरो, ठीक है ना, बीटा इज़ ज़ीरो, यानी कि ये जो हमको वर्ल्ड वेलोसिटी बढ़ाना है अगर, यानी कि V2 को अभी तो यहाँ पे है ना, जैसे हम इसको V2 को मान लो यहाँ पे ले आते हैं, V2 को मान लो कि हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, ठीक है, ये वाला साइड यहाँ, तो ये V2 बढ़ने लगेगा ना, ये V2 बढ़ने लगेगा, यहाँ से बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे इसको हम लोग नीचे लाएंगे, इसको हम ये एंगल बीटा घटाएंगे, तो बीटा अगर घटाएंगे तो फाई भी तो घटेगा ना। तो इसीलिए कहा गया है कि V W2 शुड ऑल्सो बी मैक्सिमम, लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब बीटा ज़ीरो होगा, उस केस में वर्ल्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू V W2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरी V2 जाके है ना बिल्कुल इस पर जाके लेट जाएगा, V2 इस पर लेट जाएगा टेंजेंट हॉरिजेंटली, तो वो वर्ल्ड वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फाई, लेकिन फाई भी तो ज़ीरो हो जाएगा, ये एंगल फाई, ये फाई भी तो ज़ीरो हो जाएगा, ये भी तो जाके है ना इस पर जाके लेट जाएगा, अब वर्ल्ड वेलोसिटी भी इस पर V2 भी इस पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है ना एक्चुअल प्रैक्टिस में है ना ज़ीरो नहीं हो सकता ना, फाई ज़ीरो कैसे हो जाएगा, ये तुम्हारा फाई ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, ये फाई जो है तुम्हारा ज़ीरो नहीं होगा। इसी कारण से मैक्सिमम है ना एफिशिएंसी के लिए फाई शुड बी मिनिमम, ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या क्या बात निकला, पहला बात निकला कि बीटा एक्यूट होना चाहिए, ठीक है, V W2 मैक्सिमम होना चाहिए, और तीसरा है कि फाई शुड बी मिनिमम, ये मिनिमम होगा तभी जाके V W2 मैक्सिमम होगा। तो ये तीनों केस होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए सीरीज ऑफ कर्व्ड वेन्स के लिए, ठीक है ना, सीरीज ऑफ कर्व्ड वेन्स। चलो अब नेक्स्ट है ना, यहाँ कंप्लीट हो गया है तुम्हारा थ्योरी। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे है ना
बताया जाएगा।